फाइब्रॉइड्स यानी कि बच्चेदानी की रसौली या बच्चेदानी में गांठें, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है वुमेन्स में, फीमेल्स में, औरतों में, जो कि 25% ऑफ फीमेल्स को अफेक्ट करता है। फाइब्रॉइड का साइज वेरी करता है एक मटर के दाने से लेकर के एक फुटबॉल के साइज का, जो आप पेट का जो स्पेस है उसे ऑक्यूपाई कर सकता है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में मेनली ये होता है, जो कि 20 से 45-50 ईयर तक का एज ग्रुप में ये बहुत ही कॉमन होता है। तो बच्चेदानी की जो गांठें होती है वो होती क्या है? वो बेसिकली जो होती है वो बच्चेदानी की जो मसल लेयर से डेवलप होती है। बच्चेदानी की यूजुअली जो होती है 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर्स में सबसे जो पहला लेयर होता है वो इंडोमेट्रियल लेयर होता है। इंडोमेट्रियल लेयर जो होता है वो हर मंथ ब्लीड करता है, ठीक है। दूसरा लेयर जो होता है वो मसल लेयर होता है, जिसको हम मस्कुलर लेयर बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं। होता है इसके ऊपर का परत होता है जिसको हम सेरोसा बोलते हैं। अगर कोई भी फाइब्रॉइड इंडोमेट्रियम के पास होता है, इंडोमेट्रियम या फिर ये कैविटी को खराब करता है, इस कैविटी में बनता है, तो उस फाइब्रॉइड को हम सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड कहते हैं, ठीक है। अगर वो मसल लेयर में ही ज़्यादा होता है, ऐसे फाइब्रॉइड जो मसल लेयर में ज़्यादा होता है उसको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं। और अगर वो बाहरी वाले परत में ज़्यादा होता है तो हम उसको सब सेरोजल फाइब्रॉइड कहते हैं। सिम्टम्स जो फाइब्रॉइड का होता है वो टोटली डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे है। जितना अंदर फाइब्रॉइड होता है, जितना ज़्यादा अंदर की तरफ फाइब्रॉइड का प्रोट्रूजन होगा, मतलब जितना ज़्यादा वो कैविटी में होगा, उतना ही ज़्यादा वो ब्लीडिंग सिम्टम्स कॉज करे। और जितना ही ज़्यादा बाहर होगा उतना ही ज़्यादा पेशेंट एसिम्टोमेटिक, मतलब उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं होता अनटिल अनलेस ये बहुत ही बड़ा साइज का ना हो जाए, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है फाइब्रॉइड का वो होता है, अगर वो अंदर म्यूकोसा की तरफ है, इंडोमेट्रियम की तरफ है, तो पेशेंट को बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होता है। हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, जो पीरियड्स हो सकता है पेशेंट को पीरियड्स रेगुलर हो, टाइम टू टाइम आ रहा है, पर जो पीरियड्स आ रहे हैं उस टाइम पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, जिसमें पेशेंट बहुत बार बार अपने पैड को चेंज करना पड़ रहा है, खून के बड़े बड़े कतरे जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत बार पेन भी हो सकता है। पेन यूजुअली तब होता है जब अगर अंदर का जो फाइब्रॉइड है वो इतना बड़ा हो गया है कि वो पॉलिप की तरह, एक मांस गठान की तरह बच्चेदानी के मुंह से बाहर आ रहा है, तो उसमें एक नीचे खिंचाव रहता है, जिसके कारण पेशेंट को पीरियड्स के दौरान बहुत ही सीवियर, अदरवाइज पीरियड्स के बाद भी दर्द होने के चांसेस होते हैं अगर उनको पॉलीपॉइडल फाइब्रॉइड है तो। पीरियड्स के दूसरा जो सिम्टम्स होता है वो होता है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि पीरियड्स के बीच बीच में दाग धब्बे पड़ना, ब्लीडिंग होना, ठीक है। तीसरा जो सिम्टम्स होता है वो होता है प्रेशर सिम्टम्स। प्रेशर सिम्टम्स का मतलब ये है कि अगर कोई भी फाइब्रॉइड या रसौली बच्चेदानी के निचले हिस्से में डेवलप हो रहा है, तो अगर वो एंटीरियर मतलब आगे की तरफ है बच्चेदानी के, तो वो आगे जो होता है पेशाब की थैली होती है आगे, और यहाँ पे ही एक रसौली बन रही है बड़ी सी, तो वो प्रेशर डालती है पेशाब की थैली में। जब वो पेशाब की थैली में प्रेशर डालती है तो पेशाब उनको रुक जाता है, अचानक से यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, जिसमें वो यूरिन पास ही नहीं कर पाती है और उनको बहुत ही सीवियर लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, जिसके कारण वो किसी गायनेक या फिर कोई भी लोकल डॉक्टर के पास जाती हैं और उनको कैथेटराइजेशन मतलब यूरिनरी ब्लैडर में एक नली डाल करके उनका यूरिन को इवैक्यूएट निकालना पड़ सकता है, ऐसे जब प्रेशर सिम्टम्स होता है तो। अगर रसौली निचले हिस्से में पीछे की तरफ बन रही है, बड़ी सी रसौली बन रही है, पीछे जाता है लेटरिन का रास्ता, अब वो बड़ा रसौली जो है लेटरिन के रास्ते को दबाता है, दबाने के कारण कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम्स हो सकता है पेशेंट को। पेशेंट आपके पास कॉन्स्टिपेशन, रेगुलर फ्रिक्वेंट कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स से आ सकते। पेशेंट को इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी जो पेशेंट को होती है वो हो सकता है अगर वो फाइब्रॉइड इंट्राम्यूरल है, मतलब इंट्राम्यूरल है या फिर म्यूकोजल कैविटी में है बड़ा फाइब्रॉइड, तो जो स्पर्म जो सर्विक्स के थ्रू कैविटी में आता है और जिसको ट्यूब में पहुंचना है, उसके लिए एक बहुत बड़ा यहाँ चैलेंज हो जाता है स्पर्म को, और स्पर्म ट्यूब्स तक नहीं पहुँच पाता। तो ये एक कॉज है जिससे फाइब्रॉइड के कारण पेशेंट को इनफर्टिलिटी हो सकता है। वो बार बार एबॉर्शन होना, क्योंकि यहाँ कैविटी में जगह नहीं है, तो पहले तो इम्प्लांटेशन, बच्चेदानी कहाँ पे चिपकेगा उसका जगह कम हो जाता है, तो इम्प्लांटेशन को इनिबिट करता है, और बाद में अगर इम्प्लांटेशन हो भी गया तो बार बार गर्भपात होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। या रिस्क फैक्टर है फाइब्रॉइड होने का, तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है एज मतलब विथ एज, जैसे जैसे एज बढ़ता है फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फाइब्रॉइड कभी भी एक सिंगल नहीं होता है, ये चावल के दाने की तरह यूट्रस में एक बीज की तरह रुपा हुआ होता है, बीज की तरह चिपका हुआ होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि जब आप अल्ट्रासाउंड कराएं तो कुछ फाइब्रॉइड छोटे हैं, कुछ फाइब्रॉइड बड़े हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अल्ट्रासाउंड में पता ही नहीं चल रहे हैं, पर हाँ जब हम बच्चेदानी निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स दिख सकते हैं। तो हम एज के साथ साथ ये फाइब्रॉइड बढ़ता है। और दूसरा होता है पैरिटी।
जो पेशेंट, पैरिटी का मतलब जो पेशेंट मदर नहीं हुई है, तो ऐसे यूट्रस में फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा ओवेरियन कैंसर जिसमें कि बहुत सारा ईस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, जिसके कारण फाइब्रॉइड्स आपको बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चौथा है फेमिलियल यानी कि जेनेटिक कॉज, जिसमें कि अगर आपकी मदर या सिस्टर को फाइब्रॉइड है तो आप में भी रिस्क है ये फाइब्रॉइड होने का। फाइब्रॉइड में बहुत ही कॉमन होता है डीजेनरेशन का मतलब अगर बहुत ही बड़ा फाइब्रॉइड है तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसके कारण अंदर ही अंदर फाइब्रॉइड खोखला होने लग जाता है और उस टाइम पे आपको बहुत ही सीवियर पेन होता है। डीजेनरेशन वैरायटी बहुत ही तरह से हो सकता है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। अब आएंगे इसका ट्रीटमेंट में। यूजुअली फाइब्रॉइड जो होता है वो 30 से 40% फीमेल्स में एसिम्टोमेटिक होता है, मतलब पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होता है और वो इंसिडेंटल फाइंडिंग है। इंसिडेंटल फाइंडिंग यानी कि वो किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड कराने गई हैं और उसमें उनको पता चला है कि उनको फाइब्रॉइड डायग्नोसिस बना है, फाइब्रॉइड पता चल गया। तो ऐसे में अगर इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है, पेशेंट को अगर कोई ब्लीडिंग सिम्टम्स नहीं है, कोई प्रेशर सिम्टम्स नहीं है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम उसको फॉलो करते हैं। दूसरा है साइज पे भी डिपेंड करता है ये। अगर फाइब्रॉइड 4 सेंटीमीटर से बड़े साइज का है, 4 से 5 सेंटीमीटर का है और कोई सिम्टम्स नहीं कॉज कर रहा है, तब वी कैन फॉलो, हम उसको फॉलो करते हैं अल्ट्रासाउंड से। 3 महीने 6 महीने पे अल्ट्रासाउंड करा करके हम उसको फॉलो करते हैं। ट्रीटमेंट टोटली डिपेंड करता है कि वो पेशेंट को सिम्टम्स क्या है। अगर ब्लीडिंग का सिम्टम्स है तो हम ब्लीडिंग सिम्टम्स में मेडिकल मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ट्रेनेक्सामिक एसिड से स्टार्ट करते हैं, जो कि एक हीमोस्टैटिक एजेंट होता है जिससे ब्लीडिंग रुकता है। अगर उसके बाद भी पेशेंट को ब्लीडिंग कंटिन्यूड रहता है ट्रेनेक्सामिक एसिड यूज करने के बाद, तो हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं। एक जीएनआरएस एगोनिस्ट होता है, जैसे लिप्रोलाइट के इंजेक्शंस भी आते हैं, जिससे कि देखा गया है कि फाइब्रॉइड का साइज श्रिंक करता है हल्का फुल्का, लेकिन हम इसको बहुत लंबे समय तक यूज नहीं करते। ये हम तब यूज करते हैं जब पेशेंट बहुत ही ज़्यादा अनेमिक हो, मतलब ब्लीडिंग के कारण पेशेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा खून की कमी हो गई है और हम इस को ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा टाइम बाय करने के लिए ये इंजेक्शन लगाना पड़ता है, ताकि पेशेंट को ब्लीडिंग भी ना हो उस दौरान और वो डायनेमिकली पेशेंट स्टेबल हो जाए, उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। 3 से 6 महीने, इससे ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे बोन हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है। अब दूसरा, प्रेशर सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें वो रसौली निकालनी ही पड़ेगी अगर प्रेशर सिम्टम्स है पेशेंट को तो। अब इसके जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है ये 2 तरह से हो सकते हैं। पहला है मायोमेक्टमी, जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ रसौली निकालते हैं, पूरी की पूरी बच्चेदानी नहीं निकाली जाती है, ठीक है। दूसरा है हिस्टेक्टमी में हम रसौली के साथ साथ बच्चेदानी भी निकाल देते हैं, लेकिन ये हम तब करते हैं जब पूरी फैमिली कंप्लीट हो, पेशेंट 40 ईयर्स से ऊपर हो। अगर 40 ईयर्स से नीचे है, उनको अगर अपने यूट्रस को प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, अगर वो नहीं चाहती हैं अपना यूट्रस प्रिजर्व करना, तो हम ये इजीली निकाल देते हैं। ऑपरेशन जो है वो दोनों तरह से हो सकते हैं, लैप्रोस्कोपिकली एंड ओपन सर्जरीज भी हो सकती है। दूरबीन के द्वारा जो ऑपरेशन होता है उसमें भी कंप्लीट सर्जरी की जा सकती है, या फिर आप मायोमेक्टमी कराएं, यानी कि रसौली, सिर्फ और सिर्फ रसौली निकालने की भी सर्जरी बहुत ही अच्छे से होती है लैप्रोस्कोपिकली, और इससे बच्चेदानी भी पूरी की पूरी निकाली जा सकती है। और दूरबीन, अभी टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि हम बहुत ही ईजिली बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स या बड़े बड़े यूट्रस जिसमें बहुत ही बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हैं आराम से निकल जाता है दूरबीन के द्वारा। ये है ट्रीटमेंट पार्ट। अगर आपको इससे रिलेटेड, मायोमेक्टमी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें।